हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है 4 जुलाई। तो आज 4 जुलाई की करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं 4 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस संस्थान ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी ऐप जो है मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है। ये जो सेटअप है, नाम से ही आप डिकोड कर पा रहे होंगे कि नाम क्या है, मोबाइल मास्टर जी सेटअप। अब मोबाइल मास्टर जी मतलब मोबाइल के द्वारा मोबाइल को मास्टर बना दिया जाए। तो ये किस में होगा, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी अब आप वर्तमान समय की कंडीशन से बेहतर परिचित हैं कि कोविड-19 चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं। तो ज्यादातर जो प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको घर से ही शिक्षा जैसा माहौल उपलब्ध करा दिया जाए। तो इनके लिए जैसे जो है ये जो सेटअप बनाया गया है मोबाइल मास्टर जी सेटअप, ये क्या कार्य करेगा। ये जो है अगर कक्षा में जो भी गतिविधि या जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसकी चारों तरफ से चारों एंगल से पूरी जो है इमेज कवर करेगा और बच्चों को पूरा स्कूल वाला माहौल उपलब्ध कराएगा एक तरह से। तो ये मोबाइल मास्टर जी सेटअप लॉन्च किया है किस संस्थान ने, आईआईटी कानपुर ने। किस संस्थान ने, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने। और इसे आपने डिकोड कर लिया कि मोबाइल मास्टर जी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मियावाकी तकनीक चर्चा में क्यों है और इसमें उपयोग यानी इसमें उपयोग किसमें किया जा, इसका उपयोग जो है इसमें किसमें किया जा रहा है, मियावाकी तकनीक का उपयोग जो है वो किसमें किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप सुन लें। तो मियावाकी तकनीक आखिर है क्या। तो मियावाकी तकनीक जो है, जैसे आप सुन रहे होंगे दिल्ली में काफी जैसे प्रदूषण बढ़ जाता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मियावाकी तकनीक है, आप जानते हैं कोई भी पेड़ है, अगर मान लें बहुत सरल भाषा में कि अगर कोई पेड़ है, वो पेड़ को बड़ा होने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, सूर्य का प्रकाश और जल, पानी यानी जल नीचे से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य ये तकनीक क्या है, अभी हम लोग इसको डिकोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पेड़ है दिल्ली में, ये जो है प्रोजेक्ट के तहत लाया गया है कि ये जो दिल्ली में जो पेड़ है वो काफी पास पास लगाए जाए, नजदीक पेड़ लगाए जाए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं पेड़ों पर, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इन, क्योंकि सघन पेड़ जब लगाए जाएंगे तो सघन पेड़ लगाए जाने से सूर्य का प्रकाश इन पेड़ों पर ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो छोटी छोटी घास वगैरह उग जाती है, इस छोटी छोटी घास को जब जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब ये छोटी घास यहाँ पर नहीं उगेगी। तो ये छोटी घास यहाँ पर नहीं उगेगी और सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा जो मिट्टी से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो सिर्फ पेड़ों को जाएंगे, क्योंकि घास उगी ही नहीं रही है। तो ये जो है काफी यानी घास उग नहीं रही, तो ये जो है पेड़ों के पोषक तत्व को नहीं ले पाएगी, घास नहीं ले पाएगी। तो यानी कहने का तात्पर्य पेड़ों को पास पास लगाए जाने का प्रावधान जो है दिल्ली में आया है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इस तकनीक को मियावाकी तकनीक कहा जाता है। कि मियावाकी नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज जो है वो मियावाकी वैज्ञानिक ने की थी और इसी के नाम पर इसका नाम जो है वो मियावाकी तकनीक रख दिया गया। तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि आप जान रहे होंगे दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली में इस तकनीक के माध्यम से पेड़ों को उगाने की बात की जा रही है कि पास पास काफी पेड़ों को उगाया जाए। तो आई थिंक इसका उपयोग किस चीज में किया जाएगा, तो आप डिकोड कर ले गए, यानी वृक्षारोपण में। इस तकनीक का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, वृक्षारोपण में। मियावाकी तकनीक, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण में इसका उपयोग जो है किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में ये किस नाम से किया जा रहा है, तो दिल्ली में जो शहरी वन है, तो शहरी वन के नाम से स्टार्ट किया गया है और इस तकनीक के माध्यम से पेड़ों को जो है पास पास लगाने की जो है प्रायोरिटी दी जा रही है कि पेड़ों को पास पास लगाया जाए। ठीक है, इस तकनीक से आप परिचित हो गए, इस वर्ड को भी आप डिकोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। अब ये ग्रेट एमिग्रेट्स 2020, तो ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 है, इसके ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 जो पुरस्कार है वो अमेरिका के 38 मेंबर को और भारत के 2 मेंबर को दिया गया है। क्यों इसलिए दिया गया, जो भारत के 2 मेंबर हैं
उनको इसलिए दिया गया है कि उन्होंने कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ जैसे आप देखते होंगे कुछ लिखे लिखे पोस्टर आपको दिखते होंगे, या लोगों को अपनी भाषा के माध्यम से जागरूक करने का कार्य जो है वो किया है। इस जो है यानी दो मेंबर कौन से हैं, तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी, मैं यहाँ पर इसे लिस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से दो भारतीय हैं, तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी। इन दो भारतीयों को यानी कहा जाए कि ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 जो पुरस्कार है ये किसको किसको मिला है, तो 38 अमेरिकी मेंबर हैं, 38 अमेरिकी प्लस 2 भारतीय। तो 2 भारतीय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज से परिचित हो गए। और किस लिए है ये ग्रेट एमिग्रेट्स पुरस्कार जो भारतीयों को मिला है, वो कोविड-19 से लोगों को प्रभावित करने के लिए या लोगों को एक तरह से मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन लोगों को मिला है। और सिद्धार्थ मुखर्जी जो है वो पुलित्जर पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं इसके पहले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। पुस्तक किसने लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यानी इस पुस्तक के नाम में ही आप देखें कि फ्यूचर यानी भविष्य कैसा हो, हायर एजुकेशन का जो भविष्य है वो 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है। ये किसने लिखी है, तो वी पट्टाभी रमैया ने लिखी है, लेकिन जो विमोचन किया है तो विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो कहा जाए कि किसने लिखी ये पुस्तक है, तो वी पट्टाभी रमैया। विमोचन किसने किया है, तो एम वेंकैया नायडू ने। नाम से परिचित होंगे आप। तो यानी ये बुक जो है वो किस बारे में बता रही है, तो आप क्वेश्चन देख के आपको कैसे एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन यानी आगे का जो भविष्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस कुछ खुल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, तो इसी पर ये पुस्तक लिखी गई है और काफी चांसेस हो जाते हैं पूछे जाने के, क्योंकि कोविड-19 के थ्रू जो स्कूल नहीं खुल पा रहा है, तो जो भविष्य है बच्चों का, तो किस तरह की शिक्षण विधियां, जैसे टीचिंग में इसके पहले जैसे लेक्चर विधि अपनाई जाती थी, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर कौशल, लेकिन अब वो चीजें नहीं हो पा रही है क्योंकि बच्चे जो है सामने नहीं है उपलब्ध। तो मोबाइल के माध्यम से बच्चों को जो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बुक में क्या मेंशन किया गया है। इस बुक में जो है वो टीचर की शिक्षण विधियां कि मतलब जो टीचर है वो कौन कौन सी कौशल, कौन कौन से शिक्षण विधि को अपना रहा है। आप देख रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा अपनाई जा रही है, तो इस प्रोसेस पे, इस मेथड पर बात करती है ये बुक। ठीक है, आई होप आप समझ गए। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एपेक समिट 2021 यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को रद्द करने की घोषणा की है। तो ये जो है किस देश ने किया है, तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ये समिट होनी थी 2021 वाली, लेकिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होनी थी, लेकिन उन्होंने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस समिट को जो है वो रद्द करने की घोषणा की है। और एक तरह से कहा जाए ये एपेक है क्या, तो एशिया पैसिफिक यानी एशिया का जो एशिया और प्रशांत महासागर वाला जो इकोनॉमिकली जो है कॉपरेशन यानी कहा जाए आर्थिक सहयोग, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है वो कहाँ पर, यानी ये आपस में देश एक दूसरे को सहयोग करते थे इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से। तो इस एपेक समिट को किसने रद्द करने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड। और ये कहाँ होनी थी, ये समिट जो है वो ऑकलैंड में होनी थी, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड में। ठीक है, अगर बात की जाए ये जो समिट है वो 2020 वाली कहाँ हो रही, ये तो आपने देखा 2021 वाली रद्द करने की घोषणा की है, तो 2020 वाली जो है वो वर्चुअल जो है एपेक कराई जा रही है, और वो कहाँ पर संपन्न हो रही, तो मलेशिया में। कहाँ पर, तो 2020 वाली ये मलेशिया में संपन्न कराई जा रही है, और वर्चुअली तरीके से, यानी अब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम है और उसके माध्यम से ये जो है समिट संपन्न कराई जा रही है मलेशिया में 2020 वाली। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है रक्षा खरीद परिषद
की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन यहाँ क्यों डाला गया है। तो यहाँ पर आप बहुत न्यूज में परिचित होंगे कि मोदी जी जो है वो लेह लद्दाख गए हैं। लद्दाख में तो इस शब्द से आप परिचित होंगे, यानी लद्दाख गए। तो वहां पर ये यहाँ पर क्यों बात लाई गई है, रक्षा खरीद परिषद ये क्या करता है? ये जैसे कि डिफेंस में जो भी चीजें खरीदनी होती है डिफेंस सेक्टर में, तो ये जो परिषद है इसके दौरान यानी इसी के थ्रू ही डिफेंस में जो भी चीजें खरीदी जाती हैं रक्षा विभाग में, वो जो है इस परिषद के थ्रू ये जो परिषद है वो अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर रक्षा खरीद परिषद की अध्यक्षता अगर कहा जाए कौन करता है, तो रक्षा मंत्री करते हैं। कौन करता है? रक्षा मंत्री। और वर्तमान समय के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट अगर इसमें ही बात की जाए कि स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट पहली महिला रक्षा मंत्री कौन रही है, तो निर्मला सीतारमण। इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी भी रक्षा मंत्री रही, लेकिन अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। लेकिन यहाँ पर आपसे बात की जाए कि इंडिपेंडेंट रूप से पहली रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री क्वेश्चन आए तो कौन नहीं है पहली महिला, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है। और रक्षा मंत्री है राजनाथ। ये खरीद परिषद, रक्षा खरीद परिषद डिफेंस सेक्टर में जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, ये जो परिषद है इसकी जो है इस परिषद की अध्यक्षता में। अभी जैसे करंट में इशू आया था कि जैसे 38,000 की लेन देन करने की, यानी 38,000 की खरीदारी जो है, या 38,000 करोड़ की जो है बजट जो आया इस रक्षा खरीद परिषद में। और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इस 38,000 जो है करोड़ में, या कहा जाए कि जो है 38,000 करोड़ में जो है इसके लिए बजट आया था, किसके लिए? रक्षा के लिए। तो इसमें से अगर कहा जाए 38%, यानी 38,000 में से 80% जो है वो 80% स्वदेशी सामान, रक्षा विभाग में जो भी चीजें खरीदी जाएंगी उसमें 80% जो होगी वो स्वदेशी सामान होगी, भारत में निर्मित सामान से खरीदा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई होप आपको अभी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, रक्षा की जो है रक्षा खरीद परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा मंत्री। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है नापा की स्थापना कब हुई? तो ये शब्द क्या है? तो ये शब्द जो है राष्ट्रीय प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग एक तरह से मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। अब ये क्यों चर्चा में आया, ये क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, दिल्ली में आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में जो है कोविड को पहचानने के लिए, या कोविड ना कह करके ऑक्सीजन कितनी है किसी भी मनुष्य के अंदर जो है ऑक्सीजन कितनी है उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जा रहा था। उसे उंगली में फंसा करके ये देखा जा रहा था कि मनुष्य के अंदर जो है कितनी ऑक्सीजन है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो क्या कार्य कर रहा था? ऑक्सीजन नापने का कार्य कर रहा था। उसके बाद जब मनुष्य में ऑक्सीजन जो है फुलफिल या पूरी तरह से होती थी, तो उसके बाद उसे सरकार ने देना हो जाता था पल्स ऑक्सीमीटर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जो मैं शब्द डिकोड कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे सैनिटाइजर को कोई नहीं जानता था कोविड-19 से पहले, और फिर तो सैनिटाइजर के दाम ऐसे बढ़े जैसे वो IS हो गया सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर आपने देखा कि कोविड-19 जब आया उसके बाद काफी दाम उसके काफी ऊपर लेवल तक ही बढ़ गए। तो इसके साथ ऐसी कंडीशन ना हो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, यानी पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ऐसी कंडीशन ना हो कि उसके दाम यानी जरूरत के बेसिस पर उसके दाम काफी बढ़ जाए। तो ये क्या कार्य करता है? ये राष्ट्रीय औसत निर्धारण प्राधिकरण, ये जो है वो प्राइस को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कीमत को न ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो प्राइस को मेंटेन करने का या जो है कीमत बढ़ा नहीं सकते हैं या मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, शब्द से आप निकालिए मूल्य का निर्धारण करता है। तो कौन सा, यानी राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नापा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1977 में हुई है। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। अब बात जैसे मैंने पल्स ऑक्सीमीटर की, तो पल्स ऑक्सीमीटर को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया, जिससे कि जो है पल्स ऑक्सीमीटर के दाम जो है वो काफी ऊंचाइयों तक ना छूए। एज अ लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार ई कचरा उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ई वेस्ट क्या है? यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि आपने कोई मोबाइल यूज किया, उसके बाद कुछ समय बाद आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आपने उसे वेस्ट, उसकी बैटरी क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो यानी इसी तरह से रेफ्रिजरेटर हो गया,
कूलर हो गया, अन्य जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अगर वो जब खराब हो जाती है तो उसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कह रहे हैं। तो ग्लोबल ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वेस्ट करने में या वेस्ट जो हो रही वो कितने जो है कितने के अनुसार, या ई कचरा, इसको क्या कहा जाता है, ई कचरा कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। तो ई कचरा उत्पादन में जो भारत की रैंकिंग है वो तीसरी रैंकिंग है। ठीक है, अब आपके अंदर ये भी होगा कि अगर भारत की रैंकिंग तीसरी है ई कचरा उत्पादन में तो पहली किसकी है, तो पहली अगर बात की जाए तो चाइना, यानी अगर पहला जो है वो चीन और दूसरा है अमेरिका और तीसरी रैंकिंग है भारत की। तो ई कचरा उत्पादन में पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरे भारत की रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ई वेस्ट आप समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अनुसार 2023 में रेलवे निजीकरण की शुरुआत हो सकती है कितने %? अच्छा, तो यहाँ पर आप बहुत क्वेश्चन सुन रहे होंगे कि जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सोचें कि यहाँ पर जो बात की गई क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है और आपको लगाना क्या है। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अनुसार जो 2023 में रेलवे निजीकरण यानी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और 2023 में रेलवे निजीकरण की शुरुआत हुई है कितने % के लिए, तो 5%। आंसर क्या होगा, 5%। कहने का तात्पर्य कि 5% जो है प्राइवेटाइजेशन या 5% ट्रेनें जो है वो प्राइवेट सेक्टर चला पाएगा। और यहाँ पर 2023 में ये जो 5% जो है प्राइवेट को दी गई है ट्रेनें, किस लिए, ताकि प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, निवेश कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी ला सके उनके पास जो है। और इसके अलावा ट्रेनों की स्पीड और गति बढ़ाई जाए, क्योंकि प्राइवेट में आप जो है ये चीजें तो होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट या थोड़ा अच्छा कार्य हो जाता है जो। तो रेलवे बोर्ड के अनुसार 2023 में रेलवे के जो निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन है, तो कितने % जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन या जो है प्राइवेट किया जा सकता है, तो 5%। 2030 तक 5% है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। रेलवे के मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है रेल मंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है, तो किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है, तो फ्रांस के पीएम ने इस्तीफा दिया है, फ्रांस के। ठीक है, यहाँ पर पीएम ने इस्तीफा दिया है और यहाँ के जो है प्रेसिडेंट जो है वो इमैनुअल मैक्रोन है। तो फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। मुद्रा क्या है, यूरो। तो यहाँ पर बात करते हैं किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है, तो फ्रांस के। कौन से पीएम थे, एडोर्ड फिलिप। इनके जो है पीएम का नाम क्या था, तो एडोर्ड फिलिप। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एडोर्ड फिलिप किस देश के जो है पीएम है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो एडोर्ड फिलिप जो है वो फ्रांस के पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है, तो किस राज्य सरकार ने। अब आपको पता होगा कि श्रावणी मेला जो है वो कहाँ लगता है, जगन्नाथ जो है, यानी कहा जाए कि श्रावणी मेला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर श्रावणी मेला किस जो है यानी स्थगित करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है, तो झारखंड। यानी अगर कहा जाए, बात की जाए तो झारखंड ने श्रावणी मेला स्थगित करने की जो है बात की है। तो श्रावणी मेला, इसके अलावा झारखंड में कई सारी चीजें हुई। तो झारखंड में और कई सारी चीजें जैसे कि प्रज्ञा ऐप वगैरह कहाँ लॉन्च किया गया, तो प्रज्ञा ऐप जो है वो भी झारखंड में लॉन्च किया गया। कोरोना समझौता ऐप कहाँ पर, तो वो भी झारखंड में ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर योजना जो है वो भी कहाँ पर, यानी नीलांबर पीताम्बर जो है योजना ये भी झारखंड में ही लॉन्च की गई है। इसके अलावा बिरसा हरित ग्राम योजना वो भी कहाँ पर है, वो भी झारखंड में है। बिरसा हरित ग्राम योजना, प्रज्ञा ऐप, कोरोना सहायता ऐप, ये सारी चीजें यानी ये कहाँ पर लॉन्च की गई हैं, तो ये झारखंड में। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। तो कोरोना अपशिष्ट के लिए जो पीले रंग का, अभी तक ही आप नीले और लाल रंग के जो है कूड़ेदान देखते होंगे, या कहीं कहीं पर जो है वो नीला हो जाता, नीला और लाल यही मैक्सिमम देखते थे।
तो यहाँ पर पीले रंग का कूड़ादान जो है वो कोविड-19 का जो भी जो इससे इसका कोई अवशिष्ट है या इससे प्रभावित लोग हैं तो उसके लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने की जो है विचार लिया है, फैसला किया गया है। कहाँ पर? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। आप जानते हैं स्वच्छ सिटी में गिना जाता है इंदौर, जो है रैंकिंग में आता है। तो यहाँ पर पीले रंग का, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किसने किया है? इंदौर ने। इंदौर। आई होप आपके ये जो है 12 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से रट गए होंगे, याद हो गए होंगे, किसमें क्या चीज है, किसमें क्या टेक्नोलॉजी, क्या चीज है। मैंने हर क्वेश्चन को डिकोड कर दिया है और आपको बेहतर ढंग से जो है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। और जो भी आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।